नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। कल अपनी क्लास फिर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीच में ही रुक गई थी दोस्तों। और अपने संविधान का जो परिचय चल रहा था, जो संविधान सभा का जो शुरुआती दौर में अपन विस्तृत तौर पर समझते हुए चल रहे थे और कुछ की पॉइंट लिखते हुए चल रहे थे दोस्तों। आज अपन पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे, उसके बाद में अपन लिखना स्टार्ट करेंगे कि भाई इसके क्या क्या मुख्य बिंदु है, राज्य किसे कहते हैं, राज्य के तत्व कौन से हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, क्या भारत संघ की इकाई या राज्य है, क्या यूएनओ राज्य है, सरकार के कौन से अंग है, इसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाला है दोस्तों। तो कल अपनी बात चल रही थी दोस्तों कि अपने देश का संविधान तो कट कॉपी पेस्ट है। ये बात किसने बोली? पूरी दुनिया बोल रही थी कि भाई आपने भारतीयों ने क्या नई चीज इजाद कर दी। अब ये भी बात सही थी कि अपन ने तो कुछ नया बनाया ही नहीं, अपन ने तो लोगों को देख देख के कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो फिर बात आई कि भारत के लोगों के पास में इतनी समझ थी, अपने तो पूरे के पास अपने वकीलों की फौज थी दोस्तों। तो वकील इतने समझदार थे कि उन्होंने हर देश के संविधान से अपने देश में कौन सी चीजें मूल्यवान है, जो चीजें अपने देश के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जो वो चीजें अपने देश के लोग एक आदर्श रूप में मान सकते हैं, वे सारी चीजें ही अपन दूसरे देशों से ले सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन कोई और ऐसी चीज ले ली जो अपन मान ही नहीं सकते। जैसे कि भाई जो अमेरिका का संविधान है वो इतना कठिन और जटिल है कि उसमें संविधान संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। आज तक 2-3-4 हुए। और अपना भारत का संविधान संशोधन इतना लचीला है, लेकिन और आज अपने 104-5 संविधान संशोधन हो गए दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों है कि भाई अपने जो वकील है वो ऐसा क्या चाहते थे? उनको पता नहीं था कि भाई अपन जो संविधान बना रहे हैं उसमें क्या कोई कमी रखी उन्होंने कि भाई, लेकिन उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को समझते हुए कि भाई जो भविष्य लक्ष्य अपने दृश्य है कि भाई भारत के लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, अपने देश में कुछ कुछ नीतिगत फैसले अपने को लेने पड़ेंगे। देश के संविधान में आपको पता है कि सारी की सारी चीजें दे रखी है। तो अब देखो उन्होंने कैसे क्या करा। अब अपने के भाई देश की जो संविधान सभा वो बैठ गई। ऐसे ये संविधान सभा है दोस्तों, ये संविधान सभा है। संविधान सभा को बिठाया और फिर वोटिंग होती है अपनी संविधान सभा में कि भाई वोटिंग में क्या क्या करवाना है। तो फिर पूछा कि भाई अपने देश में अस्पृश्यता से निजात पानी चाहिए या नहीं पानी चाहिए। तो सब के सब जो अपने जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं इसके ऊपर, फिर वो हाथ खड़ा करके बोलते हैं यस सर हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद में पूछते हैं कि अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो यस सर मिलने चाहिए। क्या आपको छुआछूत से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कि यस सर मिलनी चाहिए। क्या आपके नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या होने चाहिए। क्या आपको किसी भी लिंग धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सारे करके अब हो गया। अब देखना दोस्तों क्या हुआ। क्या भाई जाति, देखो एक सेकंड दोस्तों, ये संविधान सभा की वो चल रही है सभा, उसके अंदर देखो दोस्तों प्रस्ताव जो अपना संविधान तो बन गया। अब संविधान बनने के बाद में क्या हुआ कि संविधान के अंदर के भाई संविधान में जाति लिंग, अब देखना दोस्तों जाति और लिंग, अगर धर्म की बात करें ये लिंग पे बात फंस गई दोस्तों। अब देखो लिंग पे बात कैसे पहुंची कि भाई जो महिलाएं थी ना दोस्तों, कि भाई महिलाओं को किसी भी महिलाओं जाति लिंग धर्म, चाहे आप बच्चे हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, आपको किसी भी आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे अपने संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा हुआ मेंशन्ड है दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ, क्या महिलाओं को क्या हुआ कि जो सबरीमाला, क्या सुना होगा आपने, सबरीमाला वर्डिक्ट या सबरीमाला वाद और हाजी अली दरगाह। अब इन दोनों जगह क्या हुआ दोस्तों कि महिलाओं का प्रवेश बंद था। अब ये कारण क्या हुआ कि महिलाएं बोली कि अगर आप, हमें तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है हमें तो आप प्रवेश दो। अब देखो कि आप अगर प्रवेश नहीं दोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तो इन्होंने जो पुजारी थे, कहाँ के पुजारी, जो सबरीमाला मंदिर के पुजारी और हाजी अली दरगाह के पुजारी, ये कह रहे हैं जाओ आपसे जो हो जो कर लो, हमें आपको संविधान आपने पढ़ा है तो हमने भी पढ़ा है, जाके अच्छे से मूल अधिकार पढ़ो। शायद आपने अच्छे से मूल अधिकार पढ़े नहीं है। आपको अगर कहीं भी प्रवेश का अधिकार है तो हमें भी धार्मिक स्वतंत्रता मानने का अधिकार है, हमारे को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। तो आप हमें क्या समझा रहे हो? ये सबरीमाला केस
और यह हाजी अली दरगाह केस, यहाँ पे दोनों जगह दोस्तों महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इनकी मान्यता थी कि हमें महिलाओं का प्रवेश नहीं करना है। तो इसके बाद में देखो दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या महत्व है दोस्तों। अब आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट की क्या इज्जत है दोस्तों। अब देखना आप, सुप्रीम कोर्ट है ना, अब ऐसे जो टेक्निकल ग्लिच है, अब देखो अधिकार किसको देने हैं, महिलाओं को प्रवेश का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को देना है। वही धार्मिक, हर आदमी का धार्मिक हित सुरक्षित रहे, उसका धर्म सुरक्षित रहे, उसकी धार्मिक मान्यता सुरक्षित रहे, उसकी संस्कृति सुरक्षित रहे, यह भी सारी चीजें किसको करनी है, सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये दोनों लोग पहुंचे दोस्तों। देखो सबरीमाला के जो पुजारी है वो भी पहुंचे और महिलाएं भी पहुंची। महिलाओं ने बोला कि माननीय जज साहब, हमें तो आपने संविधान के आर्टिकल 15 के अंदर दे रखा है कि आपको जाति, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, किसी भी आधार पर राज्य आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखो दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा राज्य, मैंने राज्य बोला। अब देखो, तो राज्य मतलब जो राज्य की प्रॉपर्टी है उसमें नहीं कर सकता राज्य विभेद। क्या सबरीमाला और हाजी अली दरगाह राज्य की प्रॉपर्टी? हाँ दोस्तों, अगर कोई भी निजी टेम्पल हो या निजी मंदिर हो या दरगाह हो, अगर कोई भी राज्य से अनुदान प्राप्त करता है दोस्तों, तो वो राज्य की संपत्ति के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी बात है महानुभावों कि राज्य की संपत्ति के अंदर क्या आता है, अगर आपने राज्य सरकार से कुछ भी अनुदान प्राप्त करा है तो आप राज्य के अंतर्गत आते हो। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ये दोनों सबरीमाला के पुजारी भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और हाजी अली दरगाह वाले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो अब देखो, महिलाएं तो बोल रही है कि हमें तो हमारा अधिकार दिलाओ। ये अधिकार भी किसको देना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को। और ये जो पुजारी हैं ये भी कह रहे हैं हमें भी पता है, हमें भी धार्मिक अधिकार दे रखा है आपने संविधान में, तो हमें हमारा भी धार्मिक हित सुरक्षित रहने चाहिए, हमारी धार्मिक मान्यता है। तो अब देखो दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों, इसके जो महिलाएं हैं प्रथम पक्ष, इसकी भी बात सुनेगी और जो द्वितीय पक्ष है सबरीमाला, इसकी भी बात सुनेगी। अब दोस्तों ये दोनों की जो पक्ष है ना, इनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ये रखेंगे वकीलों के माध्यम से और इनका पक्ष सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोनों को हित सुरक्षित रखने किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों की मान्यता सुनेगी कि भाई आप अगर यहाँ पे प्रवेश चाहते हो तो आपकी क्या मान्यता है। तो महिलाएं बताएगी माननीय हमारे को पूजा करने का अधिकार है, हमारी भगवान में आस्था है, हमें भी यहाँ जाने का अधिकार है। जैसे कि आपने खुद ने संविधान में आर्टिकल में मेंशन कर रखा है, पूरे देश ने जब संविधान बनाया था तो उसमें आपने साफ तौर पे कह रखा था कि आप हमें ये अधिकार दोगे। आपने ये अधिकार तो दे दिया, लेकिन अब इस अधिकार की पालना नहीं हो रहा। माननीय हमने इसमें पुलिस को लेकर गए तो इन्होंने तो मना कर दिया साहब पुलिस को भी कि नहीं, हम पुलिस से नहीं डरते, हमारा तो खुद को धार्मिक अधिकार है। आपने खुद ने अगर मूल अधिकार पढ़ रखे हैं तो हमने भी अच्छे से पढ़ रखे हैं। अब देखो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या फंस गया, द्वंद्व में। मतलब अब देखो इन दोनों में क्या हो गया दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोस्तों। अब कॉन्फ्लिक्ट होने पर क्या करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वाद देता है दोस्तों। संविधान के अंदर जो जो ग्लिच आ जाते हैं ना, जब दोनों मूल अधिकार आपस में टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, यहाँ कौन सा संविधान का आर्टिकल टकराव कर रहा है दोस्तों। देखो, एक तो समानता का अधिकार और वही एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। अब ऐसे वाद होने पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है दोस्तों, अपना ऐतिहासिक फैसला देती है कि दोनों के हितों को सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के भी हित सुरक्षित रहने चाहिए और जो सबरीमाला के जो पुजारी है, हाजी अली दरगाह के जो मौलाना है दोस्तों, ये इनके भी हित सुरक्षित रहने चाहिए। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, अब इनके भी हित सुरक्षित रहेंगे तभी तो काम चलेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है, अपना वाद देती है। तभी सबरीमाला वाद सुना होगा आपने, ये हाजी अली दरगाह वाद सुना होगा कि भाई महिलाओं को प्रवेश मिला, और इसके बाद में ऐसे करके कि भाई इनके पक्ष सुना होगा कि भाई आपकी ऐसी क्या धार्मिक मान्यता है जिसके अंदर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ये अपना अच्छे से पक्ष रख पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर संतुष्ट कर पाते हैं अपने वकीलों के माध्यम से, तो आराम से इनके हित सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, ये तो हो गया अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है दोस्तों ऐसे मामलों पर। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, अब देखो विधायिका को बोलती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट
अब देखो दोस्तों, एक तरफ आ गया सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये सारे के सारे लोग जाएंगे तो अब सारे हित किसको सुरक्षित करने हैं? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट किसे याद दिलाएगी अपनी शक्तियां? विधायिका को। विधायिका को सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि आपके जो संविधान के मूल अधिकार हैं उनके अंदर कुछ आर्टिकल आपस में टकराव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको कानून बनाना है, आपको विधि बनानी है जिससे कि ये इनके महिलाओं के भी अधिकार सुरक्षित रहे और जो धार्मिक मान्यता है उनके भी अधिकार सुरक्षित रहे। अब देखो दोस्तों, इसको याद किसने दिलाया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या दिलाया? क्या आपको बनानी है विधि, विधि बनाना है दोस्तों। तो ये बोलेगी अच्छा कि आपकी विधि में इतनी पावर है सुप्रीम को, विधायिका बोलेंगे। तो विधायिका में कौन कौन बैठे हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे बैठे हैं सांसद, यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों सांसद। अब सांसदों को अपनी पावर याद आई कि भाई हम तो विधि बना सकते हैं, मेरा वचन ही है शासन। ये बात हो गई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इनको याद दिलाया कि हाँ अच्छा। अब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही विधायिका ने कानून तो बना दिया, अब कानून बनाने के बाद क्या हुआ? महिलाओं को कानून पकड़ा दिया कि आपके साथ में कोई विभेद नहीं करेगा, आपके साथ में कोई छुआछूत नहीं करेगा। अब क्या हुआ? महिलाओं को दे दिया, पकड़ा दिया कानून। अब महिलाएं जो दुकान पे गई एक महिला दुकान पे, उस दुकानदार ने पकड़ा दिया, निकल, मैं नहीं दे रहा तेरे को सामान। क्यों दूं मैं तेरे को सामान? अब क्या वो कानून देगी उस दुकानदार को? ले कानून पकड़, ले कानून ले, देख कानून दिखा, सरकार ने मेरे को राइट दे रखा है। अब क्या करे भाई? क्यों जा। अब भाई देखो, जब कानून, वो कानून से क्या कर लेगी? अब कानून को लागू करवाने के लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। तो अब देखो, कानून को लागू करवाने के लिए भारत के संविधान में किसकी व्यवस्था कर रखी है दोस्तों? कार्यपालिका की, कार्यपालिका की। अब देखो दोस्तों, कार्यपालिका क्या करती है दोस्तों? कानून, जो इन्होंने विधि बनाई है, विधि को लागू करने का काम करती है दोस्तों। क्या करती है? विधि को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करने का काम। अब देखो, ये कौन सी होती है दोस्तों? कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। एक तो हो गई दोस्तों स्थायी और एक हो गई अस्थायी। अब देखो दोस्तों, इसमें कौन कौन आते हैं? स्थायी में कौन आता है और अस्थायी में कौन आता है? देखो स्थायी के अंदर देखो आईएएस, आईपीएस, जैसे राजस्थान है तो आरएस, ये सारे के सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है ये आगे जो कि स्थायी है। अब देखो अस्थायी में कौन आ गया? देखो पीएम आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, सीएम आ गए और जितने भी जो मिनिस्टर हैं वो आ गए। ये सारे चीजें, ये सारे के सारे दोस्तों किसमें आ गए? अस्थायी में। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने माथा पकड़ा कि भाई जब असली पावर तो आईएएस, आईपीएस, आरएस इनमें है, इससे अच्छा तो दारोगा ही बन गए होते। अब क्या करे भाई सुप्रीम कोर्ट? अब देखो दोस्तों, अब आती है कि इन्होंने लागू करवा दिया, तो अब लोगों के पास में तो फिर टेक्निकल ग्लिच आ गया कि ये लोग अपनी मनमानी करेंगे। भाई इन्होंने कैसी भी विधि बना दी, इनको लागू करनी है, तो अब बचा क्या भाई? न्याय कौन देगा लोगों को? अगर संसद ने ऐसी विधि बना दी जो लोगों के हित में नहीं है, संविधान के ऐसे ऐसे ढांचों में परिवर्तन कर रही है अपने हितों के अनुसार, तो इनकी रखवाली करने के लिए कौन है दोस्तों? तो अब देखना दोस्तों, अब इन सब की रखवाली करने के लिए आएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब देखो दोस्तों, अब न्यायपालिका क्या करेगी दोस्तों? न्यायपालिका ये देखेगी कि इसने जो विधि बनाई है वो सही है या नहीं है। मतलब जो विधि का है ना, संविधान का संरक्षण करती है, विधि की जांच कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। विधि की जांच कौन करती है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। ये इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं इसके आगे, ये एक बार आप लिख लो कि भाई विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? संविधान किसे कहते हैं ये पढ़ लिया अपन ने। देखो संविधान किसे कहते हैं? संविधान की परिभाषा अपन ने पढ़ ली कि संविधान किसे कहते हैं? नियमों, कानूनों व परंपराओं का ऐसा संकलन जिसे किसी देश को चलाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे संविधान कहते हैं। संविधान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
शासन संचालन करने वाला सिद्धांत, ये हो गया संविधान की परिभाषा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था किसे कहते हैं, राज व्यवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, जब संविधान निर्माण हो चुका है उसको किसी राज्य या किसी देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, राज व्यवस्था। अब आपने संविधान तो निर्माण कर लिया दोस्तों, तो संविधान निर्माण करने के लिए कोई राज्य तो होना चाहिए ना, कि भाई कोई राज्य है, कोई देश है, तो ये देश है, तो यहाँ पे ही तो संविधान लागू करोगे। ऐसा तो नहीं भाई किताब ले ली वहां बैठ जाओ अपने घर पे संविधान लागू कर दिया, ऐसा कतई ही नहीं होता दोस्तों। आपको संविधान एक देश के ऊपर लागू करना होता है, उस सरकार के देश के द्वारा, उस सरकार द्वारा व्यवस्था करनी होती है। अब देखो दोस्तों, अपन ने देखो संविधान पढ़ लिया कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान कैसे कहते हैं, कैसे किसको कहते हैं, और राज व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे राज्य के बारे में दोस्तों, कि भाई राज्य किसे कहते हैं। राज्य के बारे में बात करेंगे। देखो राज्य दोस्तों, कि भाई राज्य के अंदर मनुष्य हैं, मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय होना चाहिए जो एक निश्चित भूभाग पर, जो एक उनका निश्चित भूभाग है उसके ऊपर बसे हुए होने चाहिए। देखो दोस्तों, यह राज्य है, माना कि राज्य है। अब इस राज्य के अंदर देखो निश्चित भूभाग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भूभाग, भूभाग। अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए दोस्तों, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए दोस्तों, सरकार होनी चाहिए यहाँ की, मतलब एक व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि भाई संप्रभुता होनी चाहिए, इनकी संप्रभुता होनी चाहिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब इन अपन राज्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि भाई राज्य की क्या परिभाषा है, और अपन आराम से इसके ऊपर पढ़ते हैं कि भाई राज्य के बारे में कौन से आधुनिक विचारक ने क्या क्या मत दिए, राज्य किसे कहते हैं, राज्य के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे कि भाई राज्य किसे कहते हैं दोस्तों। तो अब आप लिखना स्टार्ट करें दोस्तों, मेरे साथ में लिखना आपको, राज्य किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, आधुनिक विचारक हुए एक फिल्मोर। कौन हुए दोस्तों, एक आधुनिक विचारक, आधुनिक विचारक, आधुनिक विचारक, आधुनिक विचारक फिलिमोर, फिलिमोर के अनुसार, किसके अनुसार, आधुनिक विचारक फिलिमोर के अनुसार कौन से राज्य में क्या क्या होना चाहिए के अनुसार। देखो पहला पॉइंट लिखना है कि राज्य में मनुष्यों का ऐसा समुदाय होना चाहिए जो एक निश्चित भूभाग पर बसा हुआ होना चाहिए, बसा हुआ हो, तथा इन पर एक व्यवस्थित सरकार द्वारा शासन किया जाता हो। अब देखो दोस्तों, तथा इस राज्य की सरकार को किसी भी बाहरी देश से संधि व युद्ध करने की
की पूर्णता स्वतंत्रता स्वतंत्रता हो। ये इतना लिखो दोस्तों एक बार। लो मैं हट जाता हूं, एक बार आप देख लो इसको। इसके बाद में इसके आगे लिखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं आगे इसके बारे में अपन। आधुनिक विचारक फिल्मोर के अनुसार देख लो दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा संघ है जहां पर एक निश्चित भूभाग पर बसा हुआ होना चाहिए और वो किसी भी बाहरी देश से एक संधि युद्ध कर सकता है। मतलब उसको किसी भी बाहरी दबाव में नहीं होना चाहिए और उसकी खुद की संप्रभुता होनी चाहिए। तथा अब आगे देखना दोस्तों, किसी भी अंतरराष्ट्रीय 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 देश से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो। ये हो गया दोस्तों राज्य की परिभाषा। आपने समझ लिया हो गया कि भाई देखो राज्य किसे कहते हैं। मतलब राज्य एक मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ हो तथा उसके ऊपर किसी भी बाहरी देश का नियंत्रण ना हो। वो किसी भी देश से संधि करे, चाहे युद्ध करे, चाहे व्यापार करे, चाहे कोई कुछ भी करे, वो पूर्णतः स्वतंत्र हो दोस्तों। ये उसे कहते हैं राज्य। अब देखेंगे दोस्तों अपन राज्य के तत्व कौन से हैं दोस्तों के राज्य के तत्व। अब अपन पढ़ेंगे राज्य के तत्व। ये लिख लिया होगा आपने। अब पढ़ेंगे दोस्तों राज्य के तत्व किसे कहते हैं। राज्य के तत्व। अब देखेंगे दोस्तों राज्य के तत्व के बारे में कि भाई राज्य के तत्व कौन से हैं। अब मैं जैसा चार्ट बना रहा हूं दोस्तों, आपको भी वैसा बनाना है और ऐसे ही लिखना है। अब देखो दोस्तों, राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या। राज्य के पास में क्या होनी चाहिए? अपनी जनसंख्या। उसके बाद में उसका क्या होना चाहिए? भूभाग। भूभाग के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों? वहां की सरकार। कि भाई वहां पे एक सरकार होनी चाहिए। सरकार के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों? कि संप्रभुता। ये सारी चीजें एक राज्य के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। तो अब देखो, एक बार आपने ये चार्ट बना लिया तो उसके बाद में अपन इसके बारे में एक एक चीज के बारे में लिखते हैं दोस्तों कि भाई किसे क्या कहते हैं। सर्वप्रथम अपन उठाएंगे जनसंख्या। आप लिखना स्टार्ट करें दोस्तों, ऐसे के ऐसे नोट्स बनाओ आप अपने। जनसंख्या। देखो दोस्तों, ये देखो जनसंख्या है ना दोस्तों, ये राज्य का सबसे पहला व महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। देखो राज्य का सबसे पहला व महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जनसंख्या। अब देखो जनसंख्या के बारे में जो विचारक हुए हैं, आधुनिक विचारक या जो एथेंस यूनान के जो विचारक है, उन्होंने क्या क्या कितनी जनसंख्या बताई कि भाई एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? प्लेटो के बारे में। प्लेटो ने क्या कहा दोस्तों? लिखो प्लेटो। अब देखो राज्य जनसंख्या के बारे में प्लेटो की परिभाषा देखो। प्लेटो के अनुसार एक राज्य में मैं मात्र लिख रहा हूं दोस्तों, इस शब्द का मतलब समझना आप। मात्र 5040 जनसंख्या ही होनी चाहिए। अब इस चीज का उल्लेख प्लेटो ने किस में कराया दोस्तों? तो प्लेटो की एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक
पब्लिक। इस पुस्तक में प्लेटो ने इस चीज का उल्लेख करा कि भाई राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 5040। ये एक बार आप लिख लो दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे अगले दार्शनिक के बारे में बात करते हैं कि भाई अगले जो विद्वान थे उसने क्या परिभाषा दी है। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में, लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद में, प्लेटो के बाद में देखो दोस्तों, प्लेटो के बाद में अरस्तु ने क्या कहा है दोस्तों। जो अरस्तु थे, अरस्तु हुए प्लेटो मतलब समकालीन विद्वान हुए थे। मतलब अरस्तु का शिष्य था प्लेटो। तो अरस्तु ने क्या कहा दोस्तों कि एक अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार एक राज्य में कुल जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, यह तो हो गए इनके आधुनिक विचारकों के नाम के भाई अरस्तु के अनुसार एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, और प्लेटो के अनुसार 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अपन अगले तत्व के बारे में। अब जनसंख्या की जगह अपन आप लिख लो एक बार ये अरस्तु की परिभाषा। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि अरस्तु के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो 10,000 व्यक्ति होने चाहिए अरस्तु के अनुसार। एक बार आप ये लिख लो। इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं दोस्तों, अगले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों, अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, अगला तत्व है भूभाग। क्या है दोस्तों, भूभाग। देखो दोस्तों, अब भूभाग जो राज्य का है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। ये देखो, भूभाग राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखो दोस्तों, अब भूभाग को लेकर देखो राज्य मतलब बहुत सारे विद्वानों के अंदर वो विभेद है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर देखो, प्लेटो, अरस्तु, टोकाफिल, ये जितने भी दार्शनिक थे दोस्तों, इन दार्शनिक के अनुसार तो राज्य कैसे होने चाहिए, राज्य का भूभाग कैसा होना चाहिए, छोटा। इनके अनुसार राज्य का भूभाग कैसा होना चाहिए दोस्तों, छोटा। अनुसार राज्य का भूभाग छोटा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये लिखो एक बार आप। देखो, राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, भूभाग। राज्य के अंदर भूभाग होगा तभी तो लोग निवास करेंगे। अगर भूभाग ही नहीं है तो लोग जनसंख्या का निवास करेगी दोस्तों। अगर इसके अंदर अपन प्लेटो, अरस्तु या टोकाफिल इनके अनुसार राज्य की बात करें तो ये छोटे राज्य के समर्थक है। ये मानते हैं कि राज्य जितना छोटा होगा उतना खुशहाल होगा। लेकिन वर्तमान की अगर अपन परिदृश्य से देखें तो अगर कम छोटा भूभाग होगा, वो आर्थिक या जैविक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता दोस्तों। आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब उनके पास में भूभाग नहीं है, लैंड नहीं है, तो कृषि नहीं की जा सकती, ना उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, ना लोग अपना जो आजीवन है उसके लिए कोई पशुओं को रख सकते हैं, ना वो अच्छे से मतलब वो अपनी भूमि का उपयोग कर सकते हैं, ना उनको प्राकृतिक चीजों का कोई दोहन कर सकते हैं, ना उनको पदार्थ मिलेंगे, ना कुछ उनको खनिज मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये अपन लिख लिया होगा दोस्तों, एक बार आप लिख लो। इसके बाद में अपन इसके आगे की लाइन लिखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखते हैं आगे। अब जो इन लोगों ने जो विचार दिए थे ना दोस्तों, ये वर्तमान जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत नकारात्मक सिद्ध होता है। देखो, वर्तमान में राज्य का
भूभाग कम होना, हानिकारक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि क्योंकि कम भूभाग से राज्य कभी भी आत्मनिर्भर कभी भी एक सेकंड दोस्तों, कभी भी आर्थिक और जैविक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये देखो दोस्तों, ये हो गया अपना भूभाग। भूभाग समाप्त हो गया दोस्तों, एक बार आप इसको लिख लो। अब भूभाग के बाद में अपन दोस्तों पढ़ेंगे सरकार के बारे में दोस्तों। अब देखो सरकार का क्या महत्व है दोस्तों, एक बार आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं मिटा दूं। आपको दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चीजें दोस्तों आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है, आप ऐसे कैसे नोट्स बनाइए और पढ़िए। आपको देखो जीवन में बाधाएं आएगी अनेक, लेकिन आपको राहगीर, ऐसा राहगीर बन के जीवन में आगे बढ़ना है कि आपको किसी भी मुसीबत से आपको सामना करना पड़े तो आप नहीं, आपके अगर पास में पैसे नहीं है, आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो आप बहाना नहीं बना सकते। अगर आपको बहाना बनाने, आपके पास में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें दोस्तों, आपको वही पैसे देके आप ले रहे हो और वही चीजें आपको फ्री में मिल रही है। बस बात यह है कि हमारे पास में पढ़ाने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आपको वो कर सके भाई दूसरों के जैसे कि उनके पास में अच्छे माइक है, अच्छी कैमरा क्वालिटी है, अच्छे बोर्ड है, वो चीजें हमारे पास में दोस्तों नहीं है। मैं साफ तौर पे आपको कह रहा हूं। लेकिन आप जब हमारे कंटेंट देखोगे, जब पढ़ाने का तरीका देखोगे, वो चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सर तरीका सही नहीं है, आप गलत तो मैं आपको मानूंगा। अगर आपको ये चीजें एकदम अच्छे से नोट्स बनाए जा रहे हैं, आप नोट्स बनाओ, आप इनको पढ़ो, याद करो। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपने आज से पहले ऐसे पॉलिटी पढ़ी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देने का हाँ सर हमने उस सर से ऐसे पॉलिटी पढ़ी है। दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता कोचिंगों में, सीधा आते हैं, सीधा कोई समझाता नहीं, सीधे लिखे चलो भाई, जिसको लिखना है लिख लिया, जिसको नहीं लिखना है वो उसने नहीं लिखा। मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं, आपने बस भरोसा करा है। आप पूरी क्लास को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो दोस्तों अभी तो आपको पॉलिटी पूरी पढ़नी है, उसके बाद में ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग आपको जितेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हिंदी प्रकाश सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आपको और भी कोई क्वेरी हो कि सर हमें इस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जीके विद एसआर सर, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि सर आपको इस चीज के बारे में पढ़ना था, हम आपको जरूर, आपके हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। अब देखते हैं अपन सरकार के बारे में दोस्तों कि भाई सरकार किसे कहते हैं, कि भाई राज्य में सरकार का क्या रोल होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जब राज्य निश्चित, देखो राज्य के अंदर निश्चित जनसंख्या हो गई, निश्चित भूभाग हो गया, देखो भूभाग पर जनसंख्या बच गई, अब इनके ऊपर कोई शासन करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो देखो राज्य पर, अब आप राज्य की परिभाषा, सरकार की परिभाषा लिखे दोस्तों, राज्य पर व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से राज्य के लोगों पर, राज्य राज्य के लोगों पर लोगों पर व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से शासन करना,
करना तथा राज्यों के लोगों द्वारा सरकार की आदेशों की पालना करना दोस्तों। अब देख लो कि भाई सरकार किसे कहते हैं, राज्य पर सुव्यवस्थित ढंग से, राज्य के लोगों पर व्यवस्थित रूप से शासन करना ही तथा राज्य के लोगों द्वारा सरकार की आदेशों की पालना करना तथा सरकार का, एक बार ये लिख लो दोस्तों, लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, राज्य में उपस्थित खनिज संसाधन व प्राकृतिक संसाधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण हो, ये लिख लो दोस्तों। ये अपन ने सरकार की बात कर ली, लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि भी सरकार, देखो राज्य के अंदर जितने भी उपस्थित खनिज है दोस्तों, खनिज जो प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग धंधे हैं, वहां पर जितने भी भूमि है, वहां पर जो भी विकास कार्य करवाने हैं, उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। उसे सरकार के कहा जाता है, राज्य की सुदृढ़ सरकार कहा जाता है दोस्तों। अब सरकार के बाद में अगला तत्व बचा है संप्रभुता। अब अपन बात करेंगे दोस्तों संप्रभुता के बारे में कि भाई संप्रभुता किसे कहते हैं। अब इसी एक शब्द से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि जो भारत संघ की जो इकाइयां हैं वो राज्य है या नहीं है। राजस्थान राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, या मध्य प्रदेश ये राज्य है या नहीं है, या भारत राज्य है, या यूएनओ संघ की जो इकाइयां हैं वो राज्य है। उनके बारे में दोस्तों आपको अभी इस एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि संप्रभुता क्या है। अब देखो दोस्तों, संप्रभुता किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, संप्रभुता ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। क्या है ये? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, राज्य के लोगों को एक सेकंड दोस्तों, के राज्य के सभी लोगों पर अपने राज्य की सरकार के अलावा अपने राज्य की सरकार के अलावा किसी भी बाहरी सरकार का नियंत्रण ना हो,
ना हो। ये लिखो दोस्तों, ये संप्रभुता किसे कहते हैं? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य के सभी लोगों पर अपने राज्य की सरकार के अलावा किसी भी बाहरी सरकार का नियंत्रण ना हो दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि भारत संघ की जितनी भी इकाइयां हैं क्या वे राज्य हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार ये लाइन लिख लो आप, उसके बाद में चलते हैं। राज्य के तत्व हो चुके हैं दोस्तों समाप्त। अब अपन बात करेंगे भारत संघ की इकाइयों के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आगे बात करते हैं अपन भारत संघ की इकाइयां राज्य है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि भाई भारत संघ की इकाइयों में क्या क्या तत्व मौजूद है और क्या नहीं है, जिसकी वजह से उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। लिखो दोस्तों, क्या भारत संघ की इकाइयां राज्य है? अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जैसे कौन कौन आएगी, देखो जैसे भारत संघ की इकाइयां कौन सी है दोस्तों। जैसे के अंदर अपन लिखते हैं, जैसे में देखो, जैसे राजस्थान, पहला आपका देखो अपना राजस्थान, दूसरा देख लो मध्य प्रदेश, तीसरा और ले लो कोई गुजरात। गुजरात क्या ये राज्य है दोस्तों? तो अब इन इसके बारे में अब अपन लिखते हैं। देखो, इन जो जितने भी भारत संघ की जो इकाइयां, इन राज्यों के अंदर कौन से तत्व मौजूद है दोस्तों? इन राज्यों के अंदर कौन से तत्व मौजूद है दोस्तों? जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है, इनका खुद का भूभाग है, भूभाग है इनका, भूभाग है, और क्या है इनके पास में? इनकी सरकारें हैं, मतलब राज्य सरकारें होती है दोस्तों। चौथा तत्व यहाँ पे मौजूद नहीं है, संप्रभुता नहीं है राज्यों के अंदर। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, इसलिए इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता। ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। तो अब आपको अगला बिंदु क्या लिखना है? इन इकाइयों में, इकाइयों में चौथे तत्व की, चौथे तत्व की कमी है, अर्थात संप्रभुता, संप्रभुता नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि भारत के राज्य, भारत के सारे राज्य भारत के सारे राज्यों की जगह आप इकाइयां शब्द यूज करें दोस्तों, इकाइयां, क्योंकि इन्हें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अपन नहीं ले सकते। इकाइयां, इकाइयां केंद्र सरकार के, केंद्र मतलब संघ सरकार के, केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में, पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। तो क्या भारत संघ की इकाइयां राज्य है? नहीं है दोस्तों। इन इकाइयों में देखो चौथे तत्व की कमी है, अर्थात संप्रभुता नहीं है, क्योंकि ये भारत के सारी इकाइयां, क्योंकि ये भारत के सारी, क्योंकि क्या लिख दिया, क्योंकि भारत के सारी सारी इकाइयां, सारी इकाइयां दोस्तों केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में, केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है दोस्तों। अब देखो दोस्तों आगे, तो पूर्ण नियंत्रण में है तो क्या ये राज्य है? तो अर्थात इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता, अर्थात इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता।
है, क्योंकि इनके अंदर किस चीज की कमी है दोस्तों? चौथे तत्व की कमी है। ये लिख लिया होगा दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में, अच्छे से नोट बना लो। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद में। क्या यूएनओ एक राज्य है दोस्तों? आपके हिसाब से क्या है? क्या यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ एक राज्य है? क्या यूएनओ एक राज्य है? इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों अपन। अब देखते हैं दोस्तों अपन कि भाई यूएनओ राज्य है या नहीं है। अब देखो दोस्तों, यूएनओ क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देशों का स्वैच्छिक स्वैच्छिक संघ है दोस्तों। अब इसके पास में क्या है? ना ही इनके पास अपनी जगह है। अपनी जगह मतलब भूभाग, ना ही जनसंख्या है, और ना ही संप्रभुता है। यूएनए को पास में खुद के पास में कोई संप्रभुता नहीं है दोस्तों। तो क्या यूएनए को राज्य कहा जा सकता? नहीं, यूएनओ एक राज्य नहीं है दोस्तों। यूएनओ राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। लिख लिया दोस्तों? एक बार आप ये नोट करो, इसके बाद में अपन सरकार के अंग के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर आज की क्लास को अपन यही विराम देंगे। एक बार लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सरकार के अंग। क्या भाई सरकार के अंग कौन से हैं? जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही बिल्कुल आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों अपने। अब अपन पढ़ेंगे सरकार के अंग, और उसके बाद में अपन इनके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सरकार के अंग, सरकार के कौन से अंग है। सबसे पहला दोस्तों, सरकार में क्या आती है? विधायिका। विधायिका। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? कार्यपालिका। कार्यपालिका। और उसके बाद में क्या आती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब देखो दोस्तों, कार्यपालिका का क्या काम है? विधियों का निर्माण करना, मतलब कानून का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। इनका क्या काम है दोस्तों? कानूनों को लागू करवाना, कानूनों को लागू करवाना। अब ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये होती है 2 प्रकार की। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। अब देखो, स्थायी के अंदर कौन कौन आते हैं दोस्तों? आईएएस, आईपीएस, जैसे राजस्थान में आरएएस,
ये आते हैं दोस्तों प्रशासनिक जितने भी अधिकारी होते हैं ये आते हैं स्थायी के अंदर। ये स्थायी के अंदर कौन आते हैं? पीएम, इनका 5 साल का टेन्योर होता है सीएम, और जितने भी मिनिस्टर होते हैं दोस्तों वो, और एमएलए एमपी ये स्थायी होते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन न्याय एमएलए एमपी नहीं आते हैं दोस्तों, इसके अंदर मिनिस्टर और पीएम सीएम ही आते हैं। अब न्यायपालिका के अंदर बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आती है न्यायपालिका के अंदर। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जितना मैंने आज पढ़ाया है, नोट्स बनवाए हैं, आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक बार आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।